प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10th के नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हम शुरू कर चुके हैं। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड वीडियो है उसी के कनेक्शन में। पहले आप पहली वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगी। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, सॉरी जो डिटेल में बताया था उसको आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एक नॉवल है जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो एनी फ्रैंक की ही डायरी पे लिखी हुई है। उसमें से छोटा सा पार्ट हमने आपकी बुक में लिया हुआ है। इसमें हमने पढ़े थे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पिछली वीडियो में। उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एनी फ्रैंक का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद जब वो 4 साल की थी, वो नीदरलैंड्स कह सकते हैं, हॉलैंड कह सकते हैं, वो वहाँ की कैपिटल जो उसका नाम है एम्स्टर्डम, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद ये कुछ सालों के बाद आफ्टर 7 इयर्स समझ लीजिए, तो ये हाइडिंग में एक जगह जाके छुप गए थे, क्योंकि जो नाज़ीज़ थे वो वहाँ पहुँच गए थे और वो ज्यू लोगों के पीछे थे। ये शी वाज़ अ जूइश गर्ल ओनली। लेकिन वहाँ पे हाइडिंग में भी कुछ साल ये रहे, 2 साल के अराउंड ये वहाँ पे रहे और उस हाइडिंग में ही एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया था। और लेकिन वहाँ पे अगस्त 4 1944 में तो ये लोग वहाँ से पकड़े गए और इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। और उसी के थोड़े टाइम बाद एनी को जो था वो टाइफस हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फादर को उनकी डायरी मिली और उस डायरी को उन्होंने जब पढ़ा तो उनको लगा कि इसको तो प्रिंट कराना चाहिए, तो उन्होंने उसको प्रिंट कराया, पब्लिश कराया। ये डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी और इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। ठीक है? और ये बहुत फ़ेमस बन गई थी नॉवल, इसका वो हम बेस्ट सेलर भी कहते हैं। तो एट द एज ऑफ 16 आपको याद रखना है कि एनी फ्रैंक की डेथ हो चुकी थी। तो उससे पहले ही 13 से लेकर इन्होंने 15 तक की एज में इस डायरी को लिखा है। ठीक है? ये उनकी फैमिली है जो पिक्चर में नज़र आ रही है। फिर इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, फिर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में इन्होंने इतनी डिटेल में बात की है और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने डायरी को अपना एक दोस्त माना था जिसका नाम इन्होंने किटी रखा था, ठीक है? तो एक अपने दोस्त के जैसे ही इनसे बात करती थी। बहुत सारे इनके दोस्त इनकी लाइफ में हैं, लेकिन किटी जो जो एक किटी इनकी डायरी बनी है, ये इनसे अपने सीक्रेट शेयर करना चाहती है, क्योंकि किसी भी दोस्त से ये अपनी लाइफ के सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने जो पहला इंसिडेंट लिखा है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, जो इन्होंने जिसकी एंट्री जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाया है, जिसकी एंट्री 20 जून की हुई है 1942 में, आप देख सकते हैं ऊपर डेट है। 1942 में इन्होंने ये डायरी लिखी थी सबसे पहले, ठीक है? उससे पहले इन्होंने अपनी फैमिली का और सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। तो उस दिन उन्होंने क्या लिखा था कि क्लास में जो सब बच्चे थे वो बेट लगा रहे थे कि कौन आगे प्रमोट होने वाला है, कौन नहीं प्रमोट होने वाला है, क्योंकि टीचर जो थी वो एक मीटिंग में इनका रिजल्ट डिसाइड करने वाली थी। तो अब एनी जो थी वो थोड़ा-सा कम परेशान थी, क्योंकि उसको बड़ा भरोसा था कि वो नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाएगी। बस थोड़ा-सा मैथ्स में वो थोड़ा-सा ट्रबल्ड फील करती थी, ठीक है? अब लेकिन वो एनीवे शी वाज़ रेडी कि अभी मैं थोड़ा वेट करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं पास हो ही जाऊँगी, ठीक है? अब वो क्या बता रही है इस नेक्स्ट पेज पे वो ये बता रही है कि मैं अपनी अपने टीचर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, ठीक है? वहाँ पे 9 टीचर्स थे उनके उसकी क्लास के लिए, वहाँ पे 7 मेन थे और 2 वुमेन थे। और जो मिस्टर कीसिंग थे, जो मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लिया है, जो मिस्टर कीसिंग टीचर थे, वो एक ओल्ड फॉगी टीचर थे और वो मैथ्स पढ़ाते थे। ओल्ड फॉगी का मैंने मीनिंग आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, जिसका मतलब होता है वो ओल्ड फैशन थे, वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे टाइम के हिसाब से, ठीक है? तो वो मुझसे बहुत परेशान रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनको मुझे बहुत सालों से उनसे मुझे परेशानी है उनको मुझसे। और उनको क्या परेशानी थी कि मैं बोलती बहुत हूँ, क्लास में मैं बहुत बोलती हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझे क्या कहा कि मैं जो हूँ एक एक्स्ट्रा होमवर्क करूँगी। जो मुझे और होमवर्क मिला है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन किया और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या कहा कि मुझे एक एस्से लिखना है, किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर। चैटर बॉक्स का मतलब आप समझते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ब्ला 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 बोलता ही रहता है, उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया, पनिशमेंट दी कि मुझे चैटर बॉक्स के ऊपर एक एस्से लिखना है। ठीक है? अब मैं तो बड़ी परेशान हो गई, ऑब्वियसली एनी बहुत परेशान थी। तो उसने टॉपिक लिखा और अपनी नोटबुक को अपने बैग में डाल दिया। उसने कहा इसको बाद में सोचते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब उस दिन अब इवनिंग में जब वो होमवर्क कर रही थी, ठीक है? होमवर्क करने के बाद अब उसने देखा कि भैया मुझे तो ये भी होमवर्क करना है, ये भी एक्स्ट्रा काम है। अब वो अपने पेन निकाला और उसने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं बड़े-बड़े स्पेसेस छोड़ देती हूँ,
मैं बिग स्पेसेस बीच में छोड़ दूंगी, 2-3 पेज भर दूंगी, ठीक है, वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ दूंगी, कुछ भी लिख दूंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कुछ अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कुछ ऐसी बातें लिखना चाहती थी जिससे उसके टीचर कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई, बच्चों के लिए तो बोलना जरूरी है, तो वो तो बोलेंगे ही। अब वो लिखने बैठी, उसके दिमाग में आइडियाज आते गए और उसने 3 पेजेस लिख डाले। किस टॉपिक पे? अ चैटर बॉक्स के ऊपर। और अब वो खुश थी, अब वो सैटिस्फाइड थी। अब उसने उसके अंदर लिखा क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसने क्या लिखा था कि ये जो बोलना है ना, ये एक स्टूडेंट का ट्रेट है, मतलब ये तो उसकी एक बिहेवियर है, वो तो बदल ही नहीं सकता। एक जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो तो बोलेगा ही। और उसने ये भी लिखा कि मैं कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल करने की। उसने ये तो लिखा, उसको अब थोड़ा डर भी था कि भाई टीचर को रिप्लाई देना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी उसको बचाने की, मैं ना ज्यादा बोलूं, मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उसने ये भी लिखा कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी आदत को सुधार नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी मदर भी उतना ही बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ। और ये इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट किसको बोलते हैं? जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है या ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है। कई बार ऐसा होता है, ऐसी कोई आदत होती है, आप भी घर पर नोटिस करना, जो आप में भी होगी, आपके फादर में भी होगी, आपके ग्रैंडफादर में भी होगी, और उनके उनके फादर में भी होगी। तो कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। तो वो कहती है ये तो मेरे को मेरी मदर से मिला है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो उसने फर्स्ट ऐसे में ये सब बातें लिखी और उसने मिस्टर किसिंग को दे दी। अब मिस्टर किसिंग बहुत हंसे, उनको बहुत हंसी आई ये उनके उसके आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ के जो उसने लिखा था। और फिर जब वो हँसे तो मुझे लगा चलो अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनकी क्लास में बातें आराम से कर सकती हूँ, मैं बातें करने लग गई। और नेक्स्ट ही लेसन में, नेक्स्ट ही लेक्चर में उन्होंने मुझे सेकंड एसे लिखने के लिए दे दिया। और इस बार किस पे दिया, क्या टॉपिक था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। मैंने आपको बताया था कि इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल का मतलब है जो चीज़ सुधर नहीं सकती है, उसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम चैटर बॉक्स मतलब बहुत बातें करने वाला एक ऐसा बच्चा जो बहुत बातें करता है और वो अपनी आदत को सुधार नहीं सकता है। इसके ऊपर उसको अब एसे लिखना था। बेटा आप ध्यान रखना, पहला टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, सेकंड टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब क्या हुआ, मैंने हैंडेड इन, मैंने वो भी लिख के दे दिया। अब हमें पता नहीं कि उसने उसके अंदर क्या लिखा, लेकिन उसने शायद वही बातें थोड़ी-सी रिपीट करी होंगी और लिख के दे दिया। अब 2 अगले 2 लेसन्स में, मतलब जब भी मैथ्स की क्लास हुई तब उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ, 2 क्लासेस के बाद जब 3rd क्लास उनके साथ मेरा हुआ, उनको मेरे ऊपर इतना गुस्सा आया कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि नाउ अब आपको 3rd ऐसे लिखना है। और वो ऐसे क्या होगा? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा चैटरबॉक्स, पहले तो उसको रिस्पेक्ट दिया, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तुम बहुत टॉकेटिव लड़की हो जिसका नाम है मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और जो क्वैक 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 करती रहती है, बोलती रहती है। तो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। बेटा आपको फर्स्ट एसे, आपका सेकंड एसे और थर्ड एसे, तीनों के टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि क्या टॉपिक्स थे। पहले वाले में उसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि भैया ये स्टूडेंट का ट्रेट है, मैं कोशिश करूंगी उसको कंट्रोल करने की, लेकिन ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है कि मुझे अपनी मदर से मिला है, तो मैं ज्यादा नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगी। सेकंड में भी ऑलमोस्ट उसने सेम बातें लिखी होंगी। अभी थर्ड का हमें पता करना है आगे पढ़ने के बाद चैप्टर को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब उसको लगा कि सारी क्लास हँसने लगी। जब उसको ऐसा पनिशमेंट मिला, सब हँसने लगे और उसको खुद भी हँसना पड़ा। ठीक है? अब आपको पता है ना क्यों हँसना पड़ता है? कभी आप एम्बैरेस फील करते हैं, कभी आपको अजीब-सा लगता है अपने दोस्तों के सामने जब आपको पनिशमेंट मिलती है, तो आप वो खुद भी हँसने लगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, इसकी इंजेन्युइटी खत्म हो चुकी थी। मतलब उसकी जितना वो जानती थी उस टॉपिक के बारे में, वो सब कुछ लिख चुकी थी। अब उसके पास कुछ नयापन बचा ही नहीं था उसके बारे में लिखने के लिए वो क्या लिखती? अब थोड़ी-सी वो ट्रबल थी। ठीक है? अब वो चाहती थी कि मैं अभी अभी भी वो चाहती थी कि कुछ ओरिजिनल लिखे। तो जो उसकी फ्रेंड है सेन, अब इसको नाम आप याद कर लीजिए, SANNE, जो उसकी एक फ्रेंड है सेन, उसने उसको कहा चलो ओके, जो पोएट्री बहुत अच्छा लिखती थी, कि चलो ओके मैं आपकी हेल्प करूँगी इस पनिशमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और हम पूरी जो ऐसे लिखेंगे हम वो वर्ड्स में लिखेंगे। बेटा वर्ड्स का मतलब होता है पोएम की लाइन्स, कि हम थोड़ा पोएटिक बनाएँगे, हम उसको कुछ कविता के रूप में उसको लिखेंगे जिससे
जिससे अच्छा लगेगा। और अब वो ये भी चाहती थी कि भैया बार-बार उसका टीचर उसको पनिशमेंट दे रहा है, तो वो ये भी चाहती थी कि भैया जो सर है वो मेरे ऊपर एक जोक करना चाहते हैं, मैं भी ध्यान रखूँगी कि इस बार वो जोक सर के ऊपर पड़ जाए। मतलब ये बात उल्टी पड़ जाए सर के ऊपर और सर मुझे इसके आगे कभी भी ऐसा होमवर्क ना दे। ठीक है? अब उसने अपनी पोएम पूरी करवाई सेन से और बहुत ब्यूटीफुल पोएम बनी। अब वो पोएम किसके बारे में थी? थर्ड जो जिसने लिखा था, क्या नाम था? क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। इसमें जो लिखा था उसने क्या लिखा था देखो। उसने लिखा था कि एक मदर डक है और एक फादर स्वैन है और 3 बेबी डकलिंग्स हैं। बेबी डकलिंग बच्चे हैं। एक मदर डक है, फादर है स्वैन, इनके 3 बेबीज़ हैं। अब वो इतना जो 3 बेबीज़ थे वो इतना क्वैक 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 करते थे कि उनके फादर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने तीनों बच्चों को काटना शुरू कर दिया और इतना काटा जब तक कि वो मर नहीं गए। तो उसने ऐसी एक कहानी लिख डाली, ठीक है? अब मिस्टर कीसिंग जब उसको पढ़ रहे थे, उनको इतनी अच्छी लगी, वो इतना हँसे और उन्होंने पूरी क्लास में वो पढ़ के सुनाई और खुद के भी उन्होंने कमेंट्स ऐड किए। ना ही सिर्फ उनकी क्लास में, उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी उसको पढ़ के सुनाया, उनको इतना अच्छा लगा। उस दिन से उन्होंने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है, तुम बोलो। और बल्कि अब मिस्टर कीसिंग खुद भी अब जोक्स करते हैं, वो ओल्ड फॉगी थे, पुराने ज़माने को अपने मतलब अपने आप को बदल नहीं रहे थे नए ज़माने के हिसाब से। अब उन्होंने भी थोड़ा-सा अपने अंदर चेंज कर लिया मेरे एसे को, मेरे रिप्लाई को पढ़ने के बाद, ठीक है? तो बेटा ये छोटा-सा इंसिडेंट एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ में से अपनी स्कूल लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। ये उसका पर्सनल अकाउंट है लेकिन हमारे पास नॉवल है, उसमें से हमने थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तीनों एसे के नाम बेटा, उसका फैमिली, उनका बर्थ डेट्स, ठीक है? थोड़ा-सा वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए थे, जर्मनी से वो नीदरलैंड्स बोल सकते हैं या हम उसको हॉलैंड बोल सकते हैं या उसकी कैपिटल एम्स्टर्डम बोल सकते हैं। उसके बाद वो हाइडिंग में चले गए। ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें जो है ना इस चैप्टर की आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? चलिए बेटा, अब हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड एक्सट्रैक्ट है सबसे पहले, इसको हम करते हैं, फिर हम थोड़े से ओपन एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, I probably won't make a bit of difference. तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या बोला हुआ है? जब उसने बोला था कि जब वो डायरी लिखने लगी थी, तो उसको लगता था कि पेपर में मतलब एक कागज में ज़्यादा पेशेंस है किसी को सुनने की, किसी की बातें अपने अंदर लेने की, एक इंसान से ज़्यादा। तो वो बहुत डिप्रेस्ड थी, थोड़ी-सी डिप्रेस्ड थी और अपने हाथों को अपने चिन में रख के बैठी हुई थी, इनएक्टिव फील कर रही थी, ठीक है? वो थोड़ा-सा वरीड भी थी, ब्रूडिंग मतलब वरीड भी थी, तो उसको उसने इस नतीजे को निकाला कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है इंसान से ज़्यादा, ठीक है? अब उसकी जो स्टिफ बैक मतलब थोड़ी जो पक्का जैसे हमारी गत्ते की ऐसी बुक होती है, तो वो स्टिफ बैक होती है। तो स्टिफ बैक जो उसकी डायरी उसको दी गई थी, तो उसने बोला कि मैं किसी को भी जो भी इसके अंदर लिखूँगी, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूँगी, लेकिन अच्छा अगर मेरा ट्रू फ्रेंड होगा, तो मैं उसको पढ़ने दूँगी, तब कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा सच्चा मित्र इसको पढ़ेगा तो, ठीक है? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाट डज़ दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज़ दैट एनी इसका क्या मतलब है जब वो कहती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है? ठीक है? अब हम पढ़ते हैं बिलीव्ड इन द पावर ऑफ राइटिंग मोर देन स्पीकिंग टू पीपल उसको लगता है बोलने से अच्छा है लिखा जाए। फेल्ट दैट शी कुड pour her heart out on the paper without any hindrance उसे लगता है कि वो अपने दिल की बातें pour her heart out में अपना जो दिल है वो खोल के लिख सकती है एक पेपर पे अपनी डायरी में बिना हिंड्रेंस के बिना किसी प्रॉब्लम के had more faith in sharing her thoughts and feelings with paper उसको ज्यादा फेथ था कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को वो पेपर से शेयर करे felt that she could share her feelings openly on paper उसको लगा कि वो अपने फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर सकती है पेपर के साथ इसका आंसर है बी पार्ट कि वो अपना हार्ट पोर आउट करके वो सारी बातें लिखना चाहती थी बिना हिंड्रेंस के बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक है बेटा चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी एक्सट्रैक्ट में से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है पिक आउट द इमोशन which clearly brings out the meaning of listless अब ये जो आपके सामने पिक्चर्स बनी हुई हैं चार इसमें से listless वाली पिक्चर कौन सी है listless वाली पिक्चर है ये थर्ड पार्ट जब आप इनएक्टिव फील करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है पिक आउट ओहो एक मिनट बेटा लेट मी ब्रिंग द स्लाइड बैक टू यू देन इट विल बी give me a second okay
So what is the question demanding? Odd pick out the option that is odd one out of the out with reference to the meaning of patience. अब सेंटर पे हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है पेशेंस. अब याद रखना इसमें नॉट पूछ रहा है कि जो इसके साथ नहीं जाता है, ऑड है इससे. ठीक है, तो अब हम सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. परजर्वरेंस, परजर्वरेंस का मतलब होता है जब आप डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको हम परजर्वरेंस कहते हैं. और पेशेंस का भी यही मतलब होता है सब्र रखना, तो उसके साथ तो ये जा रहा है. ठीक है, टॉलरेंस की आपके अंदर सहने की क्षमता है, तो वो भी सब्र के बराबर ही होता है, तो वो भी जाता है. ग्रिट मतलब कि आप डिटरमाइंड हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, वो भी सब्र के साथ जाता है. ठीक है, अब आपके पास बचता है वर्ड इंडोलेंस. इंडोलेंस का मतलब होता है आलसी, लेजीनेस. तो ये जो वर्ड है ये इसके साथ नहीं जाता है, तो हमें ऑड ही बताना था. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप सारे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ेंगे ना बेटा, तो अब आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा. चलिए, अब आता है इफ द डायरी वर अ रियल फ्रेंड व्हाट क्वालिटीज वुड एनी एक्सपेक्ट इट टू हैव. अगर वो डायरी उसकी रियल फ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहती है इन सब में से? पहली बात है ऑप्टिमिस्टिक, कि वो चाहती है कि उसकी डायरी ऑप्टिमिस्टिक हो. ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाली. इससे कोई मतलब नहीं बनता बेटा अपने फ्रेंड में. ठीक है, सेकंड है कि वो गुड लिसनर हो. हाँ, वो गुड लिसनर तो होना चाहिए उसका फ्रेंड. कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट मतलब है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल होना चाहिए. एनर्जेटिक, एनर्जी उसके अंदर होनी जरूरी है, ये कोई बात नहीं हुई. नॉन जजमेंटल, वो आपको हर बात पे जज ना करे. ठीक है, तो वो भी होना चाहिए कि आप अच्छे हो बुरे हो, वो आपकी बात को समझने की कोशिश करे. ठीक है, आउट गोइंग, बाहर घूमने फिरने में शौकीन हो, ये कोई बात नहीं हुई. तो ऐसा कुछ चाहिए इनका, बाहर घूम, उसको चाहिए था कि वो किसी से अपनी सीक्रेट्स को शेयर कर सके. एम्बिशियस, उसके बहुत सारे एम्बिशंस हो लाइफ में, उससे भी उसका कोई मतलब नहीं है. तो 2 3 5 जो हमें बताएगा वो आंसर सही होगा. हम ऑप्शंस देखते हैं. 2 3 5 वाला ऑप्शन हमारा सी है, तो हमारा सी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन है इस आरटीसी का, उसके बाद हम ओपन एमसीक्यूज करेंगे टेक्स्ट में से. एनी डज नॉट प्लान टू लेट एनीवन एल्स रीड हर डायरी. एनी किसी को भी नहीं चाहती थी कि वो उसकी डायरी को पढ़े. क्यों? वो सिक्रेटिव थी अपनी लाइफ के बारे में, वो अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी. वो उसकी अपनी इंटीमेट, वो कुछ अपनी पर्सनल इंटीमेट प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहती थी. शी इज अनविलिंग टू शेयर इट विद एनीवन, वो किसी से शेयर नहीं कर पाती थी. शी वांट्स टू चेरिश दीज मोमेंट्स हरसेल्फ, वो उन मोमेंट्स को अपने आप एंजॉय करना चाहती थी. तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी वाला, इट्स अबाउट हर इंटीमेट फीलिंग्स, इसलिए वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहती थी. ठीक है, चलिए अब फटाफट से ओपन एमसीक्यूज कर लेते हैं. पूरे टेक्स्ट में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ऐसे एमसीक्यूज. व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, मैंने बार बार बोला है उसके 13th बर्थडे पे उसको दी गई है, थर्ड ऑप्शन. व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम, उनका फुल नेम क्या है इसमें से? उनका फुल नेम है फर्स्ट ऑप्शन एनलीज मैरी फ्रैंक. ठीक है, तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए, प्लीज आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा फिफ्थ क्वेश्चन पे. हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली. एनी फैमिली में कौन बचा था आखिरी में जिसमें सबकी डेथ हो गई थी? कुछ ही लोग बचे थे उसकी फैमिली में, वो कौन कौन थे जो बचे थे? तो बेटा एनी के फादर जो थे वो बचे थे. उन्होंने ही एनी की डायरी को पब्लिश करवाया था. वापस जब वो एम्स्टर्डम गए थे तो उनको वहां पे उसकी डायरी जो थी वो मिल गई थी और वहीं पे उन्होंने उसको पब्लिश कराया था. तो एनी फादर वुड बी द करेक्ट आंसर. एक मिनट बेटा, वो मैं स्लाइड ले आती हूँ जिससे आपको वो क्लियर हो जाए. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आरटीसी बेस्ड. ओके, ओके द नेक्स्ट वन. तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? एनीज फादर वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर. उनके ग्रैंडमदर के साथ उनको कौन सी सिटी में रहने के लिए भेजा गया था बेटा? आकिन.
तो इट वुड आल्सो बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके ओके, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा आपको डिटेल में मैंने चैप्टर समझा दिया है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बेटा, अब आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के से पूछ सकते हैं। बस एनी फ्रैंक के कोड के साथ हम एंड करेंगे, थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटी स्टिल लेफ्ट अराउंड यू एंड बी हैप्पी। जो भी आपके आसपास बचा है, क्योंकि वो भी तो हाइडिंग में रह के लिख रही थी ना इस नॉवल को, तो जो भी आपके आसपास बचा है उसको देख के ही खुश होजिए। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू बेटा, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।